नमस्कार, जय हिंद। मैं अमिता आशीष और मुंशी प्रेमचंद्र की जयंती पर उन्हें कोटि कोटि नमन। हम में से मुंशी प्रेमचंद्र जी को कौन नहीं जानता। कलम के जादूगर, कलम के सिपाही मुंशी प्रेमचंद्र जी की लेखनी का जादू कालखंड के एक विशाल अंतराल को पार करते हुए आज भी विद्यमान है। आज भी उनकी लिखी कहानियाँ और उपन्यास उतने ही लोकप्रिय और प्रभावशाली हैं जितने कि कल थे। यथार्थ के धरातल पर उकेरे गए उनके वाक्य आज भी सत्य की कसौटी पर खरे उतरते हैं। मुंशी प्रेमचंद्र जी की जयंती पर प्रस्तुत है उन्हीं के जीवन का एक संस्मरण। मुंशी प्रेमचंद्र जी के बचपन का नाम धनपत राय था। तो एक संस्मरण प्रस्तुत है धनपत राय बहराइच में। यही कोई 2.5 महीने बहराइच में बिताकर धनपत राय प्रतापगढ़ की ओर निकल पड़े। जिला बहराइच उनके लिए कई तरह से अच्छा रहा। अपने घर लम्ही से इतनी दूर एक सरकारी व्यवस्था के तहत जीवन में पहली बार वो निश्चिंत भाव से रह पाए थे। निश्चिंतता यूं कि पहली सरकारी नौकरी की शुरुआत यहीं से हो रही थी। आगे की जिंदगी तंगहाली से कुछ हद तक बची रहेगी, इस बात का आश्वासन भी था। बहराइच के बाद प्रतापगढ़ के जिला स्कूल में फर्स्ट एडिशनल का काम मिलना एक तरह से उनकी पदोन्नति भी थी। 20वीं शताब्दी बिल्कुल मुहाने पर थी। सन 1900 की तिथि 2 जुलाई से 20 सितंबर तक उनका गौतम बुद्ध की तपोस्थली श्रावस्ती से जुड़े शहर बहराइच में रहना हुआ। ये दिन उनके क्रांतिकारी स्वभाव को और अधिक पुष्ट करने वाले दिन साबित हो रहे थे। नौकरी के साथ समाज और देश में बदलाव कैसे लाना है, इसका खाका पढ़े लिखे नौजवान धनपत राय के दिलो दिमाग में लगभग तैयार हो चुका था। प्रतापगढ़ जाते हुए धनपत राय को कुछ दूरी तक तांगे की भी सवारी करनी थी। उनको थोड़ा बहुत जान चुके एक तांगावान ने यह जिम्मेदारी ले ली थी। तांगे का एक अलग संगीत होता है। हदों को पार कर जाने वाले जानदार घोड़े जैसे जानवर की अनुशासित तेजी को टापों की आवाज़ से सुना जा सकता है। धनपत राय उसी संगीत के साथ एकाकार हो रहे थे। मास्टर साहेब हमारे शहर में बहुत कम रहे। आपसे बतियाकर दुनियादारी को समझना और समझाना बहुत आसान हो जाता था। तांगे वाला युवा धनपत राय से बोला, दुनियादारी? बस इतना ही कहकर धनपत राय अपनी तनी हुई मूंछों के साथ मुस्कुराए। क्यों क्यों मास्टर साहिब? अपनी उम्र का 20 साल पूरा कर रहा यह धनपत राय दुनियादारी के मामले में अनाड़ी है, और आप हैं कि उसे दुनियादारी का। अरे भाई, आपके शहर आने से पहले सच्चाई का साथ देने की अपनी आदत के मुताबिक कोशिश की और दुनियादारी में मैं फेल कर गया था। तुम यह नहीं जानते होगे दोस्त। वह कैसे? तांगे वाले ने पूछा। भाई, इस नौकरी के पहले एक छोटी मोटी नौकरी मिल गई थी। माना छोटी थी, मगर उसी से घर चल रहा था, सो मेरे लिए बहुत बड़ी थी। हुआ यूँ कि चुनार के मिशन स्कूल में जहाँ कार्यरत था, वहीं पर एक मौलवी साहब भी थे, नाम इब्ने अली। इनको स्कूल के एक अंग्रेज अधिकारी कुछ ज़्यादा ही लगातार परेशान किए जा रहे थे। मैं जज्बाती हो गया। भाई, रहा न गया। उस अधिकारी के खिलाफ मौलवी साहब का खुलकर साथ देने लगा। इससे पहले भी एक आध बार अंग्रेजी का रौब गांठने वालों से पंगा ले चुका था। खूब चाय चाय हुई, पर दुनियादारी से मैं अनजान अडिग रहा। फिर क्या था, मौलवी साहब सहित मैं भी चुनार वाले उस स्कूल से बाहर कर दिए गए। अब तो न घर भेजने को रुपए थे
और ना ही अपना खर्चा चला पाने का कोई जरिया। जनाब सड़क पर आ गया। आज के ज़माने में कोई मिली हुई नौकरी हाथ से निकल जाने का मतलब है पाँव के नीचे से ज़मीन का खिसक जाना। गरीबी के उस घटाटोप अंधेरे को याद करते हुए धनपत राय खुद में खो गए। सोचने लगे कि दुनियादारी के जोड़ तोड़ में असफल शख्स के लिए भीतर बची सच्चाई का एक टिमटिमाता दिया बहुत बड़ी पूंजी होती है। जो कुछ मेरे पास है वह उसी पूंजी का कमाल है। धनपत राय को लोगों को सुनना और उन तक अपनी बात सीधे सादे शब्दों में पहुंचाना बहुत प्रीतिकर था। इसी कारण से तांगे वाले को अपनी असली पूंजी का महत्व बतला देने की मन की बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने जोड़ा, दोस्त, चुनार की नौकरी चली जाने के बाद बनारस लौट आया। संयोग ही था कि क्वींस कॉलेज के जाने माने प्रधानाचार्य बेकन साहब से परिचय हो गया था। उनसे भेंट हुई तो सच बतलाऊं, मेरे इस विश्वास को ताकत मिली कि सीधे सच्चे और मेहनती लोगों को कोई न कोई मददगार मिल ही जाता है। बेकन साहब की नज़र में दूर दराज के ऐसे विद्यालय थे जहां काम करने वालों की ज़रूरत थी। उनमें से कुछ स्कूल के प्रमुखों को उन्होंने पत्र लिखे। कुछ ही माह में किए गए प्रयासों का नतीजा यह निकला कि मुझे आपके शहर बहराइच के सरकारी स्कूल में सहायक शिक्षक के रूप में पढ़ाने का न्योता आ पहुंचा। भाई, अपने बेकन साहब अंग्रेजी सलीके वाले आदमी हैं। मुझ बेगार को बड़े ही करीने से सूचना देते हुए कहा, धनपत राय, बहराइच जाना पसंद करोगे? 20 रुपये मासिक वेतन पर तुम्हें सरकारी जिला स्कूल में सहायक शिक्षक के रूप में पढ़ाना होगा। ससुरे अंग्रेज ऐसे ही बोलते हैं। मास्टर साहिब, ये बताओ बहराइच कैसा लगा? तांगे वाले ने बातों के बीच में अपनी बात जोड़ते हुए कहा, जिला बहराइच मेरे लिए बहुत अच्छा रहा। अरे भाई, बाला ऋषि से लेकर गौतम बुद्ध तक की तपोस्थली रही है बहराइच। पवित्र सूरज कुंड पर बनी दरगाह है यहाँ। एक मलाल रह गया कि जेठ का मेला नहीं देख पाया। मास्टर साहिब, इसी बहाने एक बार फिर बहराइच आ जाइएगा। हाँ, क्यों नहीं। पर असल बात कहूँ तो जब बेकन साहब ने मुझे बहराइच में नौकरी की खबर दी तो यह कैसी जगह होगी, इसको लेकर कम और 20 रुपये हर महीने तनख्वाह को लेकर ज़्यादा रोमांचित था। रुपयों की सख्त ज़रूरत जो थी, फिलहाल अपना बोरिया बिस्तर बांध अब बनारस से बहराइच को निकलना था। पूर्वांचल के केंद्र काशी से अवधी अंचल के किनारे के जिलों में से एक जिला, नेपाल के बॉर्डर को छूता हुआ तराई का जिला। भाई, हर हर महादेव वाली काशी से जय सिया राम वाले इलाके में आना हुआ है। यहाँ कल कल बहती सरयू अपनी सहायक नदियों के साथ पूरे इलाके को हरा भरा रखे हुए है। हहराती घाघरा नदी जिले की सीमा तय करती है। यहाँ तो मैंने पाया कि खेती पाती, बाग बगीचे से जुड़े काम धंधे आमदनी के जरिए हैं। गुलाब खास की महक, आहा, क्या आदमी थे। भाई, सीधे साधे आप लोग अपने में मस्त रहते हो। ये सब कहते हुए धनपत राय एकटक तांगे वाले की आंखों की बढ़ती चमक को निहारे जा रहे थे। सच में अपने देश समाज की तारीफ किसे अच्छी नहीं लगती। फिलहाल उन्होंने अपनी बात को जारी रखा। अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से भैया 20वीं शताब्दी का यह पहला शैक्षिक सत्र है जो इस साल 1900 के जुलाई माह से शुरू हुआ। 1 जुलाई इतवार थी और 2 जुलाई को सोमवार। वक्त पर स्कूल में मुझे अपनी उपस्थिति दर्ज करवा देनी थी। अंग्रेज राज में वक्त की कीमत को बिना समझे सरकारी नौकरी की राह आसान नहीं है। पहली नौकरी का उत्साह सहेजे मैं चुपचाप ठीक समय पर 2 जुलाई को बहराइच के सरकारी जिला स्कूल में पहुंच गया। स्कूल में 4 शिक्षक थे और मैं 5वें नंबर पर था। देखो, आज जाने की भी घड़ी आ गई। अच्छा मास्टर साहिब, आप इतने दिन यहाँ अकेले ही रहे। हमें ज़्यादा तो आपके परिवार के बारे में नहीं पता, लेकिन ईराम कली और अमृत राय कौन हैं? एक दिन हमारे तांगे पर कलम डायरी लिए इनका बुदबुदाए रहे थे। यह सुनकर जोर से हंसते हुए धनपत राय बोले, भाई, ये हमारी कलम के सिपाही हैं।
मतलब? तांगे वाले ने एक शब्द में बड़ा सवाल पूछ लिया था। इस पर धनपत राय ने अपने बचपन की एक कहानी सुनाते हुए कहा, दूर रिश्ते के एक मामू साहब थे। बिन माँ के मुझ बच्चे पर बहुत रौब झाड़ते, बात बात पर बिगड़ते, पिताजी से चुगली खाते और जब तब मैं पीटा जाता। उम्र हो चली थी मगर मामू से कोई ब्याह करने को राजी न था। इस कारण से और भी चिढ़ते रहते थे। एक दिन मामू बंद कमरे में दूसरी जाति की किसी औरत के साथ पाए गए। गांव वालों ने इनकी खूब धुनाई की, महीनों हल्दी दूध पीते रहे, मगर मुझ बच्चे के प्रति उनका वही व्यवहार रहा। कुछ बदला नहीं था। मेरी नज़रों से वो गिर चुके थे। गांव भर में उनकी थू थू होती थी, लेकिन उनको अक्ल नहीं आने को थी। एक दिन मैंने उनकी गाथा मजाकिया नाटक की तरह लिख मारी और उनके सिरहाने रखकर स्कूल चला गया। नाटक में उन्हीं की तरह के एक लंपट किरदार की खबर ली गई थी। उसे पढ़कर मामू ने इतनी शर्मिंदगी महसूस की कि जो काम गांव वालों की धुनाई से नहीं हो पाया था, वह उस नाटक के किरदार ने कर दिखाया। मामू अगले ही दिन गांव से 9-2-11 हो गए। मुझे 13 साल के दुबले पतले बच्चे को उस दिन बुरे लोगों और बुराइयों को सबक सिखाने का बहुत बड़ा हथियार मिल गया था। भाई, अब सरकारी नौकरी से बंधा मैं कोई क्रांतिकारी तो हो नहीं सकता हूँ। ऐसे में रामकली, अमृत राय जैसे मेरे किरदार ही अब समाज जागरण का काम संभालेंगे। तांगे का सफर खत्म होने को था मगर बातें जारी थीं। धनपत राय बहराइच में अभी न नवाब राय हुए थे और न ही प्रेमचंद, लेकिन हाँ, एक पुख्ता किस्सा गोई तो हो ही चुके थे। धन्यवाद। नमस्कार, मैं अमिता शेष और आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद्र के जीवन से जुड़ा एक संस्मरण।